Hey guys, this is Krishna. Welcome back to my channel again. Today I am going to start with the topic History, Civilization, Culture and Ancient Cities of UP. What we are going to see in this particular video is all about this topic. Like we are going to discuss about the history, civilization, culture and ancient cities of the UP. Some cities like Varanasi, Allahabad, Mathura, Agra, Lucknow. We are also going to see about all these cities, important cities, ancient cities, and also going to see some chronological order, like what was the role of these cities in ancient period, medieval period, in the modern period, right? So we are going to discuss it with very detail, within very detail, and also going to cover all the things that is actually required for covering this topic. So without taking your much time, let's begin with this topic. So we are going to cover the very first thing is history and civilization, right? So as we know that Uttar Pradesh is a state located in northern India, and with its capital, as we all know, that Lucknow, right? It has a very rich and diverse culture and history. So before going in much detail, we need to actually see some इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर. हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन. एंशियंट हिस्ट्री की बात करें, जैसा कि हमें पता है जो आईवीसी है, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन है. एंशियंट पीरियड की बात करें तो बेसिकली उत्तर प्रदेश बिकम्स होम टू सेवरल साइट्स एसोसिएटेड विथ आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन, सच एज आलमगीरपुर एंड हस्तिनापुर, right? So these sites actually provides evidence of the urban planning and culture that thrived at around 2500 BCE, right? So excavations at sites like Alamgirpur and Hastinapur provide evidence of the presence of the ancient civilization in Uttar Pradesh. तो एंशेंट हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे जो कुछ भी एक्सकवेशन के टाइम पे आलमगीरपुर, हस्तिनापुर जो ऐसे शहर पाए गए हैं, ठीक है, वहाँ पे हमें आईवीसी जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो भी वहाँ पे पुरातत्व विभाग द्वारा जो भी चीज़ें पाई गई हैं वो दिखाता है कि ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही पुरानी सभ्यता थी और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो पाई जाती है. तो एंशेंट हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हम कह सकते हैं कि आलमगीरपुर, हस्तिनापुर, कानपुर इवन ये सारी चीज़ें जो है एंशेंट हिस्ट्री के उस पर जो एक एंशेंट सिविलाइजेशन शो करता है यूपी को, ठीक है. दूसरा है वैदिक पीरियड एंड महाजनपद की बात कर लें तो जैसा हमें पता है कि द रीजन ऑफ यूपी उत्तर प्रदेश इज एक्चुअली मेंशन्ड इन एंशिएंट हिंदूज स्क्रिप्चर्स नोन एज वेदों में भी ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं. जैसे कुछ वहाँ पे वैदिक पीरियड में हमें पता है कि ऋग्वेद और ये सारी चीज़ों में यूपी का वर्णन मिल जाता है, ठीक है. उसके बाद कुछ महाजनपदाज हुए थे, ठीक. महाजनपदाज में प्रोमिनेंट महाजनपदाज उत्तर प्रदेश में हैं, जैसे कि कौशल हो गया, कुरु हो गया, पंचाल हो गया, मगध हो गया, कौशाम्बी हो गया, ठीक है. तो इस तरह से जो यहाँ पे ये चीज़ें पाई जाती हैं तो उनका अलग अलग कल्चर रहा, उनकी अलग अलग सिविलाइजेशंस रही. तो यूपी एक एंशियंट सिटी है और यहाँ पे एंशियंट स्टेट है. यहाँ पे इस तरह की चीज़ें वैदिक पीरियड में भी देखने को मिली हैं. तो कुछ जो महाजनपदाज थे इंपॉर्टेंट वो भी हैं, जैसे कि कौशल, कुरु, पंचाल एंड मगध. इसी में यूपी में ही बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म का ये ब्लेंड देखने को मिलता है. जैसे सारनाथ है, कुशीनगर है, कौशाम्बी है, तो यहाँ पे बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म के बारे में भी देखने को मिल जाता है. मेडाइवल पीरियड और इस्लामिक रूल की बात करें यूपी में तो इसका इन्फ्लुएंस इस कदर रहा है कि जैसा कि हमें पता ही है कि जो दिल्ली सल्तनत है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक आकर के जो स्लेव डायनेस्टी का रूलर होता है एक्चुअली, तो वो आकर के यहाँ पे दिल्ली सल्तनत को इम्पोज कर देता है और उसके कुछ कल्चर्स और सारी चीज़ें जो है ला करके यहाँ पे थोप देता है. और उसके बाद यूपी में इसका भी कल्चर देखने को मिल जाता है. और उसके बाद हमें पता है कि फिर मुग़ल एम्पायर आ जाता है. मुग़ल एम्पायर में आप जानते हैं बाबर आगे इस्टेब्लिश करते हैं एंड लेटर देन उनके जो भी और भी उनके वंशज लोग होते हैं वो चलाते रहते हैं इसको, ठीक है. तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो एक्चुअली दैट ब्रॉट इस्लामिक रूल टू द रीजन ऑफ यूपी, राइट. तो इस तरह से मेडाइवल पीरियड इस्लामिक रूल के बात हम कर लिए. अवध एंड ब्रिटिश राज की बात करें तो अवध एक्चुअली अवध इज़ अ प्रोविंस ऑफ उत्तर प्रदेश एक्चुअली. और ब्रिटिश राज के टाइम पे क्या हुआ, ब्रिटिश राज के टाइम पे अगर हम ध्यान दें तो जो अवध है
वो उस समय यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। तो अवध जो है ब्रिटिश राज के टाइम पे, जैसा कि हमें पता है, अवध को बाद में जब ब्रिटिश राज शुरू हुआ तो अवध को बाद में अनेक्स्ट कर लेते हैं कि ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन, इसके उस पे अवध को अनेक्स कर लेते हैं और ब्रिटिश राज के अंतर्गत इसे शामिल कर लेते हैं। उसके बाद ये अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस चलाते हैं यहाँ पे। और फ्रीडम स्ट्रगल्स एंड इंडिपेंडेंस की बात करें तो जैसा कि पता है यूपी उसके बाद बहुत ही ज़्यादा मतलब वेल नोन फॉर इट्स क्राफ्ट्स एंड आर्किटेक्चर, जैसे कि लखनऊ हो गया, आगरा हो गया, इलाहाबाद, बनारस बनारस हो गया, इन सारी चीज़ों के लिए बाद में देखने को मिलता है। लेटर इंडिपेंडेंस की बात हम कर रहे हैं और फ्रीडम स्ट्रगल्स एंड इंडिपेंडेंस का हमें लगता है हमने पहले ही डिस्कस कर लिया पहले ही वाले वीडियो में। तो वहाँ पे हमने देखा है कि फ्रीडम स्ट्रगल्स और इंडिपेंडेंस में क्या रोल रहा है यूपी का। यहाँ के जो लीडर्स थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, इस तरह के लोग जो थे यहाँ पे उन्होंने बहुत ही अहम रोल प्ले किया था। तो ये मैंने पहले ही वीडियो में डिस्कस कर लिया, ये एक पॉइंट है, आप लिख सकते हैं क्योंकि ये यूपी से ही रिलेटेड है। और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अब हम डिस्कस करते हैं इसके कुछ एंशियंट सिटीज़ के बारे में। जो एंशियंट सिटीज़ ऑफ यूपी हैं जैसा कि बनारस है, वाराणसी है, तो वाराणसी के बारे में क्या बात करेंगे। और जैसे यहाँ पे हमने डिस्कस किया ना, तो बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत भी नहीं है। हमने देख लिया हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन के बारे में, राइट। हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन में हमने एंशियंट हिस्ट्री में देखा कि यूपी का क्या रोल रहा है, एंशियंट सिविलाइजेशन यूपी में किस तरह से वहाँ पे फ्लोरिश्ड हुई एक्चुअली। वैदिक पीरियड एंड महाजनपदाज में हमने देखा है कि क्या वहाँ पे महाजनपदाज हैं यूपी में, जैसे कि कौशल की बात किया, कुरु की बात किया, पंचाल की बात किया, मगध की बात किया। तो इस तरह की चीज़ें जो है महाजनपदाज के अंतर्गत यूपी में एंशियंट महाजनपदाज जो पाए जाते हैं उसे हम मेंशन कर सकते हैं। बुद्धिज्म जैनिज्म का एक ब्लेंड देखने को मिलता है हमारे यहाँ पे यूपी में। और मेडिवल पीरियड एंड इस्लामिक रूल का क्या यहाँ पे इम्पोजिशन था, उन्होंने क्या ला करके, क्या उनके उनके कुछ जो इस्लामिक कल्चर्स थे, वो सारी चीज़ें आज भी देखने को मिलती है हमारे यूपी में। और अवध एंड ब्रिटिश राज की बात करें तो ब्रिटिश कैसे यहाँ पे आकर के अवध को एनेक्स करती है, उसके बाद अपना सारा जो उनका शासन होता है अपने अंतर्गत ले लेती है। फ्रीडम स्ट्रगल एंड इंडिपेंडेंस, जैसा कि मैंने बोला, आप मेरी पुरानी वीडियोस से देख करके समझ सकते हैं और यहाँ पे क्या रोल रहता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ से डिस्कस कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कुछ, जैसे गुप्ता एम्पायर भी यूपी में बहुत, देवगढ़ करके जो जगह है वहाँ से कुछ ज़्यादा ही फेमस हुआ था। तो गुप्ता एम्पायर की बात करें तो जैसा कि पता है 4 से 4 to 6 सेंचुरी आई थिंक इन सी it existed from actually 4th to 6th century CE and is also रिफर्ड एज अ गोल्डन एज ऑफ इंडिया। तो अगर ये सब ध्यान में रख करके लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, बिकॉज इट वाज द टाइम ऑफ ग्रेट प्रॉस्पेरिटी एंड एडवांसमेंट इन द साइंस, आर्ट एंड लिटरेचर एट दैट टाइम इन द टाइम पीरियड ऑफ द गुप्ता एम्पायर, राइट। सो अगर लिखना चाहते हैं तो गुप्ता एम्पायर का भी लिख सकते हैं। बाकी इतना कंटेंट जो है सफिशिएंट है हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन को दिखाने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए या फिर लिखने के लिए, ठीक है। अब हम बिना ज़्यादा समय लिए हुए आपका हम शुरू करते हैं एंशियंट सिटीज़ ऑफ यूपी। उसका क्या फ़ीचर है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों वो इतना ज़्यादा फेमस है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो पहला इस रो में सिटी आ जाता है वाराणसी। वाराणसी मुझे लगता है सब लोग बहुत अच्छे से वेल अवेयर होंगे इस सिटी के बारे में। इट इज़ एक्चुअली वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड। ऐसा बोलते हैं वाराणसी जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड, संसार की सबसे पुरानी आप कह सकते हो एक शहर है। जहाँ पे लोग क्यों आते हैं, ये किस लिए फेमस है एक्चुअली, ये यहाँ पे ये इसे स्पिरिचुअल कैपिटल, आध्यात्मिक राजधानी के रूप में वाराणसी को देखते हैं। यहाँ पे ये जो है बहुत सारे घाट्स हैं, तो घाट्स के लिए ये थोड़ा फेमस है, थोड़ा क्या बहुत फेमस है। पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन है, लोग यहाँ पर आते हैं, दर्शनार्थी यात्रीगण आते हैं, ठीक है। यहाँ पे भगवान शिव जी की बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही महान मूर्ति जो है स्थापित है, तो यहाँ पर आकर के उनके दर्शन को प्राप्त करते हैं। तो ये पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन के रूप में भी काम करता है, एंशिएंट सिटीज़ के रूप में वाराणसी जाना जाता है एक्चुअली। एंड देन लेटर देन वी आर गोइंग टू सी द कल्चरल सेंटर। ये एक्चुअली कल्चरल सांस्कृतिक जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो आप देखने को मिलते हैं, शाम को गंगा आरती होती है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो कल्चरल सेंटर के रूप में ये वाराणसी फेमस है। सिल्क साड़ी, आप जानते हैं कि बनारस की साड़ी कहाँ नहीं फेमस होगी, ऑल ओवर द वर्ल्ड आजकल फेमस है। मतलब हम जानते ही हैं सिल्क साड़ीज़ के लिए। और योगा एंड मेडिटेशन के लिए द बेस्ट प्लेस इज वाराणसी, ठीक है।
तो इस तरह से वाराणसी ये फेमस है। और हम इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद की बात करें तो जैसा कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड फेमस प्लेस इज़ अबाउट संगम, इज़ संगम एक्चुअली। तो संगम क्यों फेमस है? क्योंकि संगम एक ऐसा स्थान है जहाँ पे 3 रिवर का एक्चुअली कॉन्फ्लुएंस होता है, जैसे गंगा, यमुना एंड सरस्वती। सरस्वती वहाँ पे दिखती तो नहीं है, लेकिन कॉन्फ्लुएंस होता है उनका, और इस तरह से संगम वहाँ फेमस है। और संगम प्रयागराज इसलिए भी फेमस है ना, कि ये जो संगम स्थान है, ऐसा मानना जाता है, हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, ठीक है, हमारे जो वेद हैं, उसमें लिखा गया है और कहा गया है कि जो संगम है वो ऐसा रीजन है, मतलब उसना वो प्रयागराज वाला इतना एरिया है, प्रयागराज नाम से ही जानते होंगे। तो ऐसा माना जाता है जब इस सृष्टि की रचना हुई, ठीक है, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तो सबसे पहले उस सृष्टि की रचना के बाद कहीं पे उन्होंने उस सृष्टि की रचना के लिए यज्ञ किया, तो वो प्रयागराज में ही किया। तो इसलिए कुछ उसका जो एंशियंट स्पिरिचुअल वैल्यूज़, या फिर आप कह सकते हैं जो उसका रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में महत्व है, वो इस तरह से है। और संगम जैसा कि हम जानते हैं, गंगा यमुना सरस्वती का एक प्रकार से संगम होता है यहाँ पे, इसलिए ये फेमस है। और यहाँ पे अकबर फोर्ट भी देखने को मिलेगा। अकबर फोर्ट जैसा कि संगम के किनारे ही है, एकदम संगम से सटा हुआ ही है, यमुना जी के तट पे। तो वहाँ पे अकबर का वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जा कर के हम देख सकते हैं कि उस टाइम पे अकबर का क्या मतलब सारी चीज़ें रही, क्या आर्किटेक्चर रहा। फोर्ट को देख करके हम समझ सकते हैं कि एंशियंट सिविलाइजेशन के टाइम पे यूपी में कैसे आर्किटेक्चर और आर्ट जो है फ्लोरिश्ड हुए। तो अकबर के फोर्ट से हम ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं, देख सकते हैं। हाई कोर्ट है, जैसा कि पता है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया इज़ इन एक्चुअली इलाहाबाद। तो ये हाई कोर्ट है, ये दिखाता है कि यूपी का क्या, प्रयागराज का क्या, इलाहाबाद का क्या एक्चुअली इम्पोर्टेंस है। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो ये आप कह सकते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हम बात करें तो ये बहुत ही प्राचीन समय से ही चला आ रहा है कि ये जो प्रयागराज है, इलाहाबाद है, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के मामले में हमेशा टॉप पे रहा है। जैसे कि पता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो 1866, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटीज़ में आती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट विक्रमशिला और तक्षशिला यूनिवर्सिटी, बट यूपी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये यूपी का बहुत ही ज़्यादा प्राचीन इंस्टीट्यूशन है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। और यहाँ से बहुत ही प्रमुख और बहुत ही विद्वान लोग यहाँ से निकले हैं, तो इसलिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का महत्व हो जाता है। अमिताभ बच्चन जी को आप जानते होंगे, ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ से हैं, ठीक है। लिटरेचर एंड कल्चरल वैल्यूज़ की बात करें यूपी के, मतलब जो सिटीज़ हैं, जैसे इलाहाबाद की बात करते हैं पर्टिकुलरली, तो यहाँ इट हैज़ एक्चुअली प्रोड्यूस्ड मैनी रिनोन्ड राइटर्स, पोएट्स एंड इंटेलेक्चुअल्स इंक्लूडिंग हरवंश राय बच्चन। हरवंश राय बच्चन जी को कौन नहीं जानता है, ये 20वीं सदी के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हिंदी पोएट्स यू कैन से रहे हैं, ठीक है। तो इनके इनके जो भी कार्य रहे हैं वो तो हमेशा सराहे जाते हैं, और हम अच्छी तरह से उनके बारे में जानते हैं कि कितने महान ये कवि थे। और साथ में ये भी देखते हैं कि इलाहाबाद से बहुत सारे रिनोन्ड राइटर्स, पोएट्स और इंटेलेक्चुअल्स निकले हैं, ठीक है। अमिताभ बच्चन जी को ही देख लीजिए। तो इस तरह से चीज़ें, ये इलाहाबाद की बात रही। और साथ में अब मथुरा की बात करते हैं। मथुरा हमें पता है कि बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि कहलाती है मथुरा। और मथुरा में कृष्ण लीला होता है। जब कृष्ण लीला होता है तो वहाँ पे देखने को मिलता है कि किस प्रकार से भगवान जी का चरित्र वर्णन किया जाता है, ठीक है। वहाँ पे लोग इकट्ठा होकर के इसे देखते हैं, सीखते हैं, और उनके चरित्रों का जो भी वर्णन है उससे जो कुछ भी सीख लेते हैं, अपने जीवन पे उतारते हैं, ठीक है। और यहाँ पे उसके अलग जैसा कि हमें पता है, होली सेलिब्रेशन वर्ल्ड वाइड मथुरा की होली सेलिब्रेशन है, ठीक है। कौन नहीं जानता होगा मथुरा की होली, बस नाम आया तो मथुरा ही याद आता है। तो यहाँ पे होली सेलिब्रेशन इसलिए मथुरा फेमस है। आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की बात करें तो मथुरा हैज़ अ रिच ट्रेडिशन ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट। दिस सिटी इज़ नोन फॉर इट्स इंट्रिकेट मार्बल एंड स्टोन कार्विंग वर्क, ब्रश वेयर एंड ट्रेडिशनल पेंटिंग। ये जो ट्रेडिशनल पेंटिंग्स और जो कार्विंग वर्क्स स्टोन्स के हुआ करते थे, जैसा कि हमें पता है बुद्धा की मूर्ति भी वहाँ पे मिलती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम देख करके यहाँ से पता कर सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं मथुरा वाज अ वेरी रिच इन टर्म्स ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स, राइट।
तो ये हो गई कुछ सिटीज़। आगरा की बात करें तो हमें पता है ताजमहल है, आगरा फोर्ट देखने को मिलता है, फतेहपुर सीकरी जो कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए मशहूर है। मार्बल एंड हैंडीक्राफ्ट्स भी यहाँ पे आसानी से देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सिटीज़ नहीं है। अब हम जैसे कुछ सिटीज़ और मिस हो रही हैं, तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको मेंशन कर दे रहा हूँ, आप बहुत अच्छे से इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि लखनऊ हो गया, ठीक है, नवाबों का शहर कहलाता है। वहाँ पे जा कर के आप सिंपली आर्किटेक्चर का आनंद लुत्फ़ उठा सकते हैं, वो बहुत ही फेमस इसीलिए है। और साथ में हम बात करें कुछ, जैसा कि यूपी में झांसी है, तो झांसी का जो फोर्ट है, झांसी का जो अलग इम्पोर्टेंस है, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई से रिलेटेड, वो सब आप ऐसे देख सकते हैं। और मुझे लगता है उसके बारे में अच्छे से जानते भी हैं। तो ये बहुत कम समय में हमने ये टॉपिक कवर कर लिया है, ठीक है। और आशा करते हैं आपको पसंद आएगा। और जो कुछ भी मैंने और एंशियंट सिटीज़ का नाम मेंशन किया या भूल गया हूँ, वो आप देख सकते हैं। वैसे इतना कंटेंट मुझे लगता है पर्याप्त है इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। और देखिएगा, आशा करते हैं आपको पसंद आएगा। ठीक है गाइस, ओके।